सीतापुर गांव में एक लड़का श्याम रहा करता था। वह अपनी माँ का बहुत लाडला था, जिस वजह से वह हमेशा से आलस ही किया करता था और कोई काम नहीं किया करता था, जिस वजह से उसके पिता बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे और अक्सर ही उसे काम करने के लिए डांटा करते थे। लेकिन श्याम को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह सिर्फ खाता और सोता, यही उसके सारे दिन के काम थे। ऐसे ही एक दिन उसके पिता उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अपने बेटे को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। इसलिए वह उसे डांटते हुए घर से बाहर निकालते हैं और श्याम का पिता मोहन बोलता है, क्या तू निकम्मा जिंदगी भर तू सोया ही रहेगा क्या? ना तुझसे पढ़ाई हुई, ना तू जिंदगी में कुछ कर पाया, बस सोने से मतलब है तुझे। उठता है कि मैं लड़ी लाऊं अपनी। श्याम, अरे श्याम, अरे निकम्मे, रुक तू, अबे रुक तू, अबे तू रुक। मोहन जाता है और अपनी एक स्टिक लेकर आता है और अपने बेटे को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। यह सब करते हुए श्याम की माँ देख लेती है और लीला भागी भागी अपने पति के पास जाती है। तुम क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहती हो? तुम्हें कोई काम धाम नहीं है क्या? खुद तो तुम कोई काम करते नहीं हो, बस मेरे बच्चे को परेशान करते रहते हो। उसका जीना हराम कर रखा है तुमने। अरे मेरा बच्चा खाता है, सोता है तो क्या हो गया? सो ही तो रहा था ना, कोई पहाड़ तो नहीं टूट गया ना मुसीबत का, जिसे मेरा बच्चा उठा कर रखेगा? तेरा बेटा बच्चा होगा तेरी नजर में। उसकी उम्र के लड़के अपने बाप का सहारा बनते हैं, घर चलाते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं, और एक तेरा बेटा है जो सोता ही रहता है और तू उसे बच्चा बताकर और उसे बिगाड़ रही है। अरे मेरा बच्चा जैसा भी है ना, हीरे जैसा है। तेरे हीरे को कोयल मैं बनाता हूँ, मैं रुक। देखिए, आप उसे कुछ मत कहिए। मोहन श्याम को मारने के लिए बढ़ता है और लीला अपने बेटे को बचाने के लिए, लेकिन मोहन अपनी बीवी की एक नहीं सुनता और अपने बेटे को छड़ी से दे मारता है, जिसके बाद श्याम उठता है और चिल्लाने लगता है, अरे माँ, मेरी माँ में तो मर गया यार, किसने मारा मुझे? अरे मेरे बच्चे को लग गई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गए ना आप? तेरा बच्चा 10 और बच्चे खा जाए तब तो उसे कुछ होगा नहीं, अभी तो सिर्फ एक छड़ी लगी है इससे। पिताजी देखिए, अब ये रोज का हो गया आपका। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं नहीं रहूंगा आपके साथ, बस बात खत्म। अरे निकम्मे, तुझे रख कौन रहा है अपने साथ? तू अभी के अभी निकल मेरी नजर के सामने से, नहीं तो तुझे 4 चप्पल और लगेगी। बस बहुत हो गया, मेरे बच्चे को कोई कुछ नहीं बोल सकता और मेरा बच्चा यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। या तो आज ये रहेगा या मैं। इसे अभी बोल मेरी नजर के सामने से दूर हो जाए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। अगर ये चाहता है कि इसका बाप मर जाए तो बिल्कुल ये रह सकता है यहाँ और आराम से जिंदगी गुजारो, तुम और तुम्हारा बेटा। मुझे पता नहीं था पिताजी, आप इतनी नफरत करते हैं मुझसे। आज मैं जो आपको इतना चुभने लगा हूँ ना, आप क्यों देंगे अपनी जान? निकम्मी औलाद तो मैं हूँ ना, मैं ही चला जाता हूँ। आपका मुझे घर से निकालने का ये सपना भी पूरा हो जाएगा और अब खुशी से रहना माँ के साथ। लेकिन हाँ, मेरी माँ को तकलीफ मत देना बाबूजी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा रुक जा, तेरे पिताजी बस यूं ही बोलते रहते हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दे। रुक जा मेरे बच्चे, रुक जा। नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना अपना। मैं जा रहा हूँ माँ, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर श्याम घर से निकलने लगता है और लीला जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन उसके रोने से मोहन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती, मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो कि उसका बेटा घर छोड़कर जा रहा है। वह अपने बेटे से मुंह फेर लेता है। श्याम चला जाता है। उसकी माँ की हालत अपने बेटे के जाने के बाद खराब हो जाती है। श्याम गांव से दूर किसी पेड़ के पास थक कर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि उसके होने ना होने से उसके पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसकी माँ कैसी होगी, और अब उसे भूख भी लगने लगी थी। अब 2 दिन बीतने वाले थे। श्याम ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। ऐसे में वह आसपास के घरों में जाता है और बोलता है, माताजी कुछ खाने को मिलेगा क्या? उसके बदले मैं आपके घर में काम कर दूंगा, मुफ्त में नहीं मांग रहा हूँ, बस अभी लाचार हूँ। अरे जाना, तेरे जैसे लाचार रोज आते हैं यहाँ, मैं हर किसी को खाना दूंगी, इतना
कितना सही दिखता है। जा जाकर कोई काम कर ले, खामखा भिखारी बना फिर रहा है। मैं काम ही तो मांग रहा था, अब आपको नहीं देना तो वो अलग बात है। श्याम 3-4 घरों में जाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता है। फिर से श्याम जाकर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब तो वह घर भी नहीं जा सकता, आखिर वह करे तो क्या करे। तभी उसे एक बकरी दिखाई देती है और वह बोलता है, काश मैं भी बकरी ही होता तो कितना अच्छा होता। कोई काम नहीं करना पड़ता, घूमते रहो और घास खाते रहो, खाते रहो। कहाँ फंस गया हूँ मैं। श्याम बकरी के पास जाता है तो देखता है कि उसके पैर में कील लगी हुई है। अरे ये क्या हुआ? रुको, शांत हो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। श्याम जैसे तैसे कील निकाल देता है। तभी अचानक से एक रोशनी आती है, जिससे श्याम की आंखें बंद हो जाती हैं। श्याम देखता है कि उसके सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी है, जो उससे बोलती है, शुक्रिया श्याम, तुम नहीं होते तो मैं कभी सही नहीं हो पाती। मुझे बहुत सालों से श्राप मिला हुआ था कि जब तक कोई अच्छा इंसान मेरी मदद नहीं करेगा मैं ठीक नहीं हो सकती, और आज तुम आ गए। मेरा इतने सालों का इंतजार सफल हुआ। तुम परेशान क्यों हो? श्याम अपनी सारी कहानी एंजल को सुना देता है और कहता है, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, अब मैं हूँ ना। एंजल थाली भर के जादुई खाना ला देती है। श्याम टूटकर खाने पर पड़ता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है। खाना खत्म करने के बाद वह एंजल को शुक्रिया करते हुए बोलता है, आपकी मेहरबानी, आपने मेरी मदद की। नहीं श्याम, तुमने जो किया बहुत अच्छा था मेरे लिए। ये लो कढ़ाई, ये कोई आम कढ़ाई नहीं, एक जादुई कढ़ाई है। तुम इसमें जो भी बनाओगे वो कभी खत्म नहीं होगा और ना इसका स्वाद कभी खत्म होगा। लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना कहकर एंजल वहाँ से गायब हो जाती है। श्याम कढ़ाई को देखने लगता है और सोचता है कि आखिर मैं इसमें क्या बनाऊं। तभी उसे याद आता है कि वो अपना पसंदीदा मटन बनाएगा, जो माँ ने उसे बड़े प्यार से सिखाया था। श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं अपनी माँ को याद करते ही। फिर अगली सुबह श्याम साहूकार के घर जाता है। वहाँ उसे काम मिल जाता है। कुछ पैसे इकट्ठे करके श्याम वहीं अपना छोटा सा ढाबा खोल लेता है। बस किसी तरह मेरी दुकान चल जाए तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। श्याम बहुत अच्छे से सब कुछ करके अपना काम शुरू कर देता है। मटन की खुशबू दूर दूर तक जाती है, जिससे लोग आते हैं और बोलते हैं, अरे भाई क्या बना रहे हो, जरा हमें भी तो दे दो। हाँ हाँ जरूर सरकार, जरूर लाता हूँ अभी। श्याम उस इंसान को मटन लगाकर दे देता है और वो आदमी बड़े शौक से खाता है। अरे वाह भाई साहब, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। मजा आ गया। कैसे प्लेट दिए मेरे भाई? बस 100 रुपए। अरे वाह भाई, पूरे इलाके में इतना स्वादिष्ट मटन कोई नहीं देता और ना ही इतना अच्छा स्वाद देता है। तुमने तो धमाली मचा दिया मेरे भाई, मजा ही आ गया आज तो। बस भगवान की मेहरबानी है सरकार जी, मैं क्या ही बोलूं। मैं तो यहाँ स्वाद बेचने आया हूँ, पैसों का क्या है, आते जाते रहते हैं। तुम तो बातें भी काफी अच्छी कर लेते हो, तुम्हारी तो बात भी स्वादिष्ट है मेरे भाई। दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और वह आदमी मटन खाकर पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और सारे गांव में मटन की तारीफें कर देता है। एक नया मटन वाला आया है, पूरे गांव में उसका स्वाद उस रेट का कहीं नहीं मिलेगा मटन। मुझे तो मजा ही आ गया भाई, सब जाकर ट्राई करना, आदमी भी मजेदार है वो। उसकी बात सुनकर एक एक करके श्याम की दुकान पर लोग जाने लगते हैं और खुशी खुशी मटन खाकर आने लगते हैं। श्याम को एंजल ने बोला ही था, जो भी बनाएगा कढ़ाई में वो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। दिन प्रतिदिन श्याम का ढाबा आगे बढ़ने लगता है और अब श्याम तरक्की करते हुए ढाबे से दुकान पर आ जाता है। उसकी दुकान पर वह आदमी रोज आता है जिसे श्याम ने पहले दिन मटन दिया था।
अब उसे जलन होने लगती है और वह मन ही मन सोचता है, मेरे बताए हुए बात पर ये आदमी आज इतना तरक्की कर रहा है, आज तो मैं उसे फ्री में देने को बोलूँगा। उसका नाम दिनेश होता है। दिनेश काफी मनचला आदमी था। शाम की दुकान पर दिनेश आता है और बोलता है, अरे ओ भाई, मैं तो रोज आता हूँ। मैंने ही तेरा धंधा इतना आगे किया है कि तू आज इतना कर सके। मुझे तो अब तू रोज फ्री में देगा मटन। मैं आपका आभारी हूँ कि आप आते हो, लेकिन गधा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? सरकार, मैं फ्री में देने लगा तो मेरी दुकान पर तो ताला ही लग जाएगा ना। ऐसे में तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर गुस्से में दिनेश लाल हो जाता है और कहता है, तुझे महंगा पड़ेगा ऐसा करना। इतना कहकर दिनेश वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन आधी रात का समय होता है और शाम गहरी नींद में सोया हुआ होता है। एक आदमी चादर ओढ़कर उसके पास आता है और देखता है कि शाम सोया या नहीं। यह देखने के बाद वह आदमी वहाँ से निकल जाता है और अपने साथ 2 आदमियों को लाता है जो दुकान पर तेल फेंकते हैं और दुकान जलाने की तैयारी करते हैं। सभी लोग अच्छे से मिलकर पूरी दुकान पर तेल डालकर उसे जला देते हैं और हंसते हुए जाने लगते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, क्यों दिनेश बाबू, अब तो नहीं बेचेगा ना श्याम? बहुत उछल रहा था ना, उसे पता नहीं था किससे पंगा ले रहा है। अरे कर्म जलो, तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो? चुपचाप निकल नहीं सकते क्या निकम्मो? मेरा नाम लेना जरूरी है अभी। चुपचाप चलो यहाँ से, नहीं तो इसे आग में जला दूंगा मैं, देख लेना तू। इतनी बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। तभी अचानक से श्याम की नींद खुल जाती है और वह अपने चारों तरफ आग लगे हुए देखता है। मेरी कढ़ाई तो यहीं रह गई है, अगर यहाँ रही तो जल जाएगी। क्यों मेरी ही किस्मत इतनी खराब है कि मैं भी कुछ करूं सही नहीं होता कभी भी। वह उसी एंजल को याद करने लगता है जो उसे उस दिन मिली थी। तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और आग बुझ जाती है। अचानक से शाम की नजर जमीन पर पड़ती है। वहाँ उसे एक लॉकेट दिखाई देता है। शाम समझ जाता है कि यह काम किसी और का नहीं बल्कि दिनेश का है, क्योंकि शाम ने उसी के गले में यह लॉकेट देखा था। शाम गुस्से में आ जाता है और सुबह होते ही वह सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करवाता है कि किस तरह से दिनेश ने उसकी दुकान जलाई है। पुलिस सवाल करती है तो शाम दिनेश का लॉकेट दिखाकर कहता है, उसे अभी पकड़ो जाकर। पुलिस तुरंत निकल जाती है और दिनेश को पकड़ लेती है। तभी वहाँ शाम आता है और कहता है, तुझे क्या लगा था तू मुझे बर्बाद करके बच जाएगा? नहीं, कोई भी चोर एक सबूत अपनी ही बर्बादी का जरूर छोड़ कर जाता है और तूने भी वही किया। अब तेरा बचना मुश्किल है। जाकर चक्की पीस जेल में। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं श्याम, मुझे निकलने दे। तेरी तो मैं ऐसी हालत करूंगा कि पानी भी नसीब नहीं होगा तुझे, तू देख लेना। क्या बोला तू? क्या बोला? पुलिस के सामने धमकी देता है? रुक, तुझे तो हम सीधा करेंगे। इतना कहकर पुलिस वाले दिनेश को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और उधर शाम उस कढ़ाई और अपनी पूंजी के साथ दोबारा दुकान शुरू कर देता है। उधर यह बात आग की तरह फैल जाती है कि गांव में नए दुकानदार की दुकान में आग लग गई। धीरे धीरे यह बात शाम के घर वालों तक पहुंच जाती है। उसकी माँ बाहर काम कर रही होती है तो सुनती है कि किसी ने सोए हुए शाम की दुकान में आग लगा दी। अब शाम की माँ रोना शुरू कर देती है और मोहन के पास जाके कहती है, मैंने कहा था ना कि मेरे बेटे को मत जाने दो। अब मिल गई ना कलेजे को ठंडक, मेरा बच्चा वहाँ आग में है। हे भगवान, न जाने मेरा बच्चा किस हाल में होगा। भगवान के लिए मुझे मेरे बच्चे के पास ले चलिए। इतना सुनकर मोहन डर जाता है और जैसे तैसे अपने बच्चे के पास पहुँचता है। तभी शाम उसे देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ ही उसकी माँ भी रोने लगती है और शाम अपनी माँ के गले लगकर बोलता है, मैं तुम्हें रोज याद करता था माँ, कैसी हो तुम?
बेटा तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, तू जल्ला तो नहीं? हाँ माँ, वो दुकान में आग लगी थी, मैं ठीक हूँ। ये देख मेरी दुकान। मोहन भी ये देखकर खुश हो जाता है कि जिसे वो निकम्मा बोलता था वो अब होनहार और मेहनती हो चुका है। यह देखकर मोहन बहुत खुश होता है। मोहन अपने बेटे से माफी मांगता है, साथ ही उसे कसकर अपने गले लगा लेता है और फिर एक साथ सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।